एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 24 जनवरी का हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। शुरू करेंगे मेन आर्टिकल्स की हेडिंग्स समझ के, जिसमें आज हम 4 आर्टिकल्स को लेके चलेंगे। पहला है डार्क स्काई इज अ नेचुरल रिसोर्स, और जो लाइट पोल्यूशन से फैलने वाली चीजें हैं और जो इनके इम्पैक्ट हैं उनको समझेंगे। इस आर्टिकल से काफी इन्फॉर्मेटिव है और यूपीएससी के एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा, एन इंडियन चैप्टर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इसमें कुछ ऐसी चीजें हाईलाइट की गई हैं जो जो एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि कल एक आर्टिकल आया था उसमें काफी प्रोज की चीजें, काफी पॉजिटिव चीजें लिखी थी। इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हमारा न्यू अप्रोच फॉर डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स, डीपीडीपी एक ड्राफ्ट बिल आया है, उसके ऊपर कुछ चीजें हाईलाइट करी जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पर्पज से। और बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके आधार पर कुछ चीजें जिस हैं आर्टिकल में जो समझने लायक है उसको हम आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। जिस अब ये पिक्चर है उस आर्टिकल की, आप चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं, हिंदू की वेबसाइट पे है, उसे पूरा आप पढ़ के अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है, डार्क स्काई इज अ नेचुरल रिसोर्स, मतलब ध्यान दीजिएगा, जो डार्क स्काई है वो नेचुरल रिसोर्स है एंड टू मच लाइट इज पॉल्यूटिंग इट, और बहुत ज्यादा लाइट इसको पॉल्यूट कर रही है, इसको प्रदूषित कर रही है। और वो लाइट क्या है? वो नॉन नेचुरल लाइट है, ठीक है। नॉन नेचुरल लाइट इसको पोल्यूट कर रही है, और जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है इंसानों पर और जानवरों पर, और ये पूरे इकोसिस्टम पे इसका, पूरे इकोलॉजी पे इसका इम्पैक्ट आता है। कैसे, वो समझते हैं। Now, 2016 study reported that a fifth of India's people experience a high level of sky glow. 2016 की स्टडी के हिसाब से जो हमारा आकाश है वो काफी ग्लो कर रहा है, किससे? नॉन नेचुरल लाइट से। और इसका इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो हमारे इंसानों पे और हमारे हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उस पर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमने एक ग्लोबल ट्रीटी साइन करी है उसके भी पॉजिटिव प्रभावों की जगह नकारात्मक प्रभाव की तरफ ले जाता है, और ग्लोबल ट्रीटी को वायलेट करने वाली जैसी बात है। इसको और एक्सप्लोर करेंगे। Now, on December 14, 2022, the district administrative of लद्दाख, लद्दाख में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है शांगटांग, इसको याद रखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो है डार्क स्काई रिजर्व के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, जहां से आप आकाश में जो चीजें हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं यहाँ पर, और ये डार्क स्काई के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए तो ये वहीं की पिक्चर है, और इसका नाम है शिमरी मोनेस्ट्री। शिमरी मोनेस्ट्री का नाम याद रखिएगा, ले में है ये। और आप देखिए, जब नेचुरल लाइट्स यहाँ पे जल रही हैं तो आकाश में जो पड़ने वाला जो इनका ग्लो है वो क्या करता है, जो क्लियर स्काई में ज्यादा हमें आकाश में तारे और चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो नॉन नेचुरल लाइट में उसका एक्सपोजर को कम कर देती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ग्लो करता है, और जो चीजें ऑब्जर्व करने वाली है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये तो पहली चीज है। और इसी को जब एक्सप्लोर हम और करते हैं इस आर्टिकल की हेल्प से, तो ये कहते हैं कि एक नई स्टडी हुई है, सिटीजन साइंटिस्ट रिपोर्ट ग्लोबल रैपिड रिडक्शंस में, जो विजिबिलिटी ऑफ स्टार्स को 11 से लेकर 22 के दशक में कितना कम हुआ है उसको, उसके ऊपर स्टडी करती है कि हम आकाश के जो तारे हैं उनको देखने में सक्षम क्यों नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स होती हैं, उनकी कैपेसिटी होती है आकाश में सितारों को देखने की, और अगर उनको, जो हमारा आकाश है वो स्काई का जो ग्लो है, जो रोशनी है, जब नॉन नेचुरल लाइट से इम्पैक्ट होगी तो हम उन्हें कैसे कैप्चर कर पाएंगे। ये एक चीज है। वो कहना चाह रहे हैं कि जर्मनी और यूएस के साइंटिस्ट ने ये चीज पूछी कि इस दशक में ऐसी कितनी जगह है जहां से हम सबसे कम सितारों को देख पाते हैं। तो जर्मनी और यूएस के साइंटिस्ट ने कम से कम 51,000 ऐसी एंट्रीज को पंच किया। उनकी लोकेशन इतनी सारी थी उस जगहों पे जहां से हम सबसे कम सितारों को देख पाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि नॉन नेचुरल लाइट्स का एक्सपोजर कितना बढ़ रहा है। नॉन नेचुरल लाइट का मतलब हो गया एलईडी, ध्यान दीजिएगा, या जो भी आर्टिफिशियल लाइटिंग होती है उसका एक्सपोजर। Okay, they found that non-natural light had increased the brightness of the artificial glow of the night sky और स्काई ग्लो, जो 9.2 से 10% हर साल बढ़ रहा है। और जो डेटा है 11 और 22 का, उसके हिसाब से जो स्काई ग्लो है वो ब्राइटन हो रहा है 6.5% यूरोप में, 10.4% नॉर्थ अमेरिका में, और 7.7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हर साल आप ये देखिए, बड़े बड़े इलाकों में ऐसा है तो बाकी के इलाकों में भी इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली इंडिया पे भी होगा। सिचुएशन इंडिया में क्या है कि एक पिक्चर क्लिक करी गई, जिनका नाम है दोर्जे अंगचक, वो भी एक इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है उसके हेलने में, उसके फेमस फोटोग्राफर है। उन्होंने नाइट स्काई की पिक्चर क्लिक किया जब वहां पे रोशनी थी,
तो ऐसी पिक्चर थी, और जब पावर कट हो गया तो पिक्चर आप देख कितनी सूदिंग है, और आप आसपास के इलाकों को देख पा रहे हैं, आसमान को भी देख पा रहे हैं। इवन पीछे से बैकलाइट आ रही है जहां पावर कट नहीं था, पर फिर भी उन्होंने दिखाया कि पावर की नेचुरल लाइट और नॉन नेचुरल लाइट की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और इस पिक्चर में काफी क्लियर भी है। आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इस ऐसा एलईडी जो जो एलईडी का प्रकाश है या नॉन नेचुरल प्रकाश है, इससे क्या होता है, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि एलईडी के प्रोडक्शन से जो हमारा कार्बन एमिशन को कम करने का टारगेट था, उसकी प्रोडक्शन से वो भी डिक्रीज नहीं हो पा रहा है। मतलब कार्बन एमिशन में एलईडी सहायक है, जी हाँ है। इस आर्टिकल का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है पी के पर्पज से, और मेंस में तो है ही, क्योंकि ऐसे सवाल यहीं से क्रिएट होते हैं। तो एलईडी के प्रकाश से, उसके प्रोडक्शन से और उससे बनने वाले प्रकाश से हम इम्पैक्ट तो हो रहे हैं, साथ ही साथ जो कार्बन एमिशन का टारगेट है वो भी हम अचीव नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ ऐसी आर्टिफिशियल लाइटिंग के से रात में पड़ने वाले प्रभाव बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हैं, जैसे इंसानों के लिए भी और वाइल्ड लाइफ के लिए भी। कैसे? अकॉर्डिंग टू 2003 रिपोर्ट, लिट बीचेस मतलब रोशनी वाले जो बीचेस हैं वो क्या करते हैं, जो सी टर्टल्स को आने से रोकते हैं, जो शोर पे आगे नेस्टिंग करना चाहते हैं। पहला प्रभाव क्या है कि सी टर्टल्स पे प्रभाव आता है। दूसरा प्रभाव ये बोल रहे हैं कि जो सीजनल वेरिएशन होता है पेड़ों का, पेड़ों में भी वाइब्रेशन होती है, तो उनकी वाइब्रेशन को भी कम करता है, प्रभावित करता है ये आर्टिफिशियल लाइटिंग। 17 के स्टडी से पता चलता है कि सी बर्ड्स जो होती हैं वो अपनी नेस्टिंग करने में उनको नेस्टिंग करने में दिक्कत आती है, और कुछ ऐसे सी बर्ड्स हैं जो अंधेरे में ही अपना ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं, नेस्टिंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो सी बर्ड्स हो गए, साथ ही साथ आपके ये हमारे टर्टल्स हो गए, और हमारे इंसानों पे तो इम्पैक्ट अभी आता ही आता है। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है नॉन नेचुरल लाइट्स। उसके साथ 2019 की स्टडी के हिसाब से जो क्लाउन फिश होती है वो अपने एग्स को हैच करती है अब बहुत ही व्हेन एक्सपोज टू आर्टिफिशियल लाइट। जो आर्टिफिशियल लाइट पे जब एक्सपोज होती है तो वो हैच नहीं कर पाती, उससे क्या होगा, उनकी ऑफ स्प्रिंग्स मर जाती हैं। तो एक आप देखिए, अगर ऐसे प्रकार से कोई अपने एग्स को हैच नहीं कर पा रहा, नेस्टिंग नहीं कर पा रहा, तो लॉन्गर रन में क्या होगा, ये स्पीशीज सारी गायब हो जाएगी, प्रजातियां गायब हो जाएंगी। तो ये बड़ा खतरा है हम सबके लिए। 2020 की स्टडी के हिसाब से स्काई ग्लोब में जो इंटरफेयर करता है मल्टीपल एस्पेक्ट किसका, इंसेक्ट लाइफ का, ये बहुत बड़ा इस पे एक आर्टिकल भी आया हुआ है साइंस में, जिसमें कहा गया कि इंसेक्ट लाइफ जो है बहुत इम्पैक्ट करती है रोशनी। कैसे? क्योंकि अगर रोशनी बराबर अवेलेबल होगी तो जहां पे इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं तो उनके प्रेडेटर्स भी होते हैं उनको खाने वाले, और इस केस में वो काफी देर तक वो हंट कर पाते हैं रोशनी के प्रकाश में, राइट। सो प्रकाश में वो काफी समय तक उनको हंट कर पाते हैं, जिससे इंसेक्ट्स की लाइफ पे भी काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये कॉन्सिक्वेंसेज है। अब इंसानों के लिए क्या, हम सबके लिए भी बहुत इम्पैक्टफुल है कि हमारी बॉडी में एक मेलेटिन नाम का हार्मोन बनता है, और वो हार्मोन हमारी ह्यूमन बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है नींद के लिए, हमारे मूड या हमारे एटीट्यूड के ऊपर, और हमारी सोचने समझने की क्षमता पे भी प्रभाव डालता है, कॉग्निशन पावर जो होती है। तो अगर वो इस प्रभाव से हमारा मेलेटिन नहीं बनेगा तो हमारे ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं, इंसानों के ऊपर है। और समझने वाली बात यह है कि हमने माइग्रेटरी स्पीशीज अडॉप्टेड गाइडलाइंस को एड्रेस करा था, और ये गांधीनगर जो ये मीटिंग 2020 में गांधीनगर में हुई थी, इन सबको एड्रेस करने के लिए, इन सब स्पीशीज को और इनसे होने वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मीटिंग 2020 में हुई थी। साथ ही हमने एक ट्रीटी भी साइन करी है, उसका भी वायलेशन होता है। वो कह रहे हैं कि 2009 जो है वो स्मॉल रिव्यू ऑन 2009 रिव्यू कंक्लूडेड दैट हमारे जो महिलाएं हैं या फिर जो रात में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट के वर्कर्स हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं जब वो आर्टिफिशियल लाइटिंग में एक्सपोज होते हैं तो, और ये 40% ऐसे वर्कर्स हैं। तो रात में काम करना, और प्लस क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट के एक्सपोजर में आने से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ते हैं। अच्छा, अब जब मैंने इस पूरे आर्टिकल के रेफरेंस को एक्सप्लोर किया तो यूएन की इन्वायरमेंट प्रोग्राम वाले पेज पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा वेब पेज मिलेगा, और उसको एक्सप्लोर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन हाथ लगती है कि वो कह रहे हैं कि 100 millions of years द वेब ऑफ लाइफ ऑन लैंड हैज बीन डिपेंडेंट ऑन द डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्क। मतलब जो नेचुरल लाइट पे हम डिपेंडेंट थे, जिसपे जो पौधों की फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब आर्टिफिशियल लाइटिंग होगी, और उस केस में क्या है, जो पेड़ों का एक्सपोजर है वो भी हैम्पर करता है, क्योंकि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही बना पाते हैं। तो जो हमारी लाइट जो डिपेंडेंट थी नेचुरल लाइट पे, अब वो आर्टिफिशियल लाइट पे हो गई है।
लाइटिंग डिस्टर्ब्स फोटोसिंथेसिस एंड द एक्टिविटीज ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और जो लाइटिंग है इससे क्या होता है, हमारे जो कीड़े हैं, पशु पक्षी हैं, और साथ ही साथ जानवरों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और प्रकाश का जो लाइट पॉल्यूशन इज ड्राइवर ऑफ इंसेक्ट डिक्लाइन। इंसेक्ट डिक्लाइन का बहुत बड़ा कारण लाइट पोल्यूशन ही है, जो कि हम जानते हैं कि जहां रोशनी होती है वहां कीड़े आते हैं, पर ध्यान दीजिएगा, कीड़े जब वहां आते हैं तो इनके साथ प्रेडेटर्स भी आते हैं उनको खाने वाले, जैसे छिपकलियां हो गई, या फिर आसपास के जो जो बड़े जीव जंतु है जो उन्हें खा सकते हैं, वो भी उनको टारगेट करते हैं। तो इंसेक्ट के डिक्लाइन होने से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इकोलॉजी पे। अगर आप जहाँ पे आप इकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे आप इनकी लाइफ साइकिल को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नाउ इसको और एक्सप्लोर किया तो समझ में आया कि हमने 2020 में 17 से 22 फरवरी के बीच में गांधीनगर इंडिया में होप 13 की मीटिंग को एड्रेस किया था, और वहां पे इसी ट्रीटी की बात हो रही है। हमने इस ट्रीटी को एड्रेस भी किया था कि अगर कि हमें इससे बचने के लिए जो 2% के हिसाब से हर साल जो प्रकाश बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल लाइटिंग बढ़ रही है, उससे कैसे निजात पाई जाए। और फर्स्ट टाइम फॉलोइंग ड्राफ्ट रिजोल्यूशन सबमिटेड इंडिपेंडेंटली बाय यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसको इसको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो ये कहने का मतलब है कि इस ट्रीटी को जो हम आगे एड्रेस कर रहे हैं और चीजों को एड्रेस कर रहे हैं नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली, उनको भी अगर हम ये करते रहे, हर साल इंडिया में भी यही पोजीशन होती रही, जो ये कह रहे हैं कि जो ले में चीज क्रिएट हो रही है, अगर ये इंडिया में भी इम्पैक्ट डालता रहा तो इस ट्रीटी का क्या होगा। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल लाइटिंग से होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। नाउ इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि टर्टल्स को, सी बर्ड्स को, शोर बर्ड्स को, इकोसिस्टम को भी काफी तरह से इम्पैक्ट करता है। माइग्रेटरी शोर बर्ड्स को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइटिंग से उनकी लाइफस्टाइल में इम्पैक्ट होता है, और यहाँ वो माइग्रेशन की टाइमलाइन में भी इम्पैक्ट होता है। तो प्री के पर्पज से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस आर्टिकल से, आप इसको जरूर गो थ्रू करें और अपने नोट्स में ऐड करें। ना इसको जब मैंने और एक्सप्लोर किया तो साइंस डायरेक्ट की एक वेबसाइट है जहां पे एक पूरा पीडीएफ फाइल है एब्स्ट्रैक्ट की, जो बायोलॉजिकल कंजर्वेशन पे, जिसमें वो कहते हैं कि लाइट पोल्यूशन इज अ ड्राइवर ऑफ इंसेक्ट डिक्लाइन। से तो एक सवाल, एक लाइन पे ही क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि क्या लाइट पोल्यूशन इंसेक्ट की लाइफ को ड्राइव करता है या उस पर इम्पैक्ट डालता है, तो आंसर है यस, डालता है। सो उन सारे एस्पेक्ट को कवर कर लीजिए जो प्री के लिए है। यूपीएससी 2023 का जो प्री दे रहे हैं इस साल, उनके लिए सवाल क्रिएट हो सकता है इसमें से। तो ये था एक आर्टिकल। अब आगे बढ़ते दूसरे आर्टिकल की तरफ, जहां पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के हवाले से जो अभी है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन पास हो रहा है, उसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं फुरकान कमर, जो जामिया के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ उन्होंने एजुकेशन प्लानिंग कमीशन के एडवाइजर भी रहे हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा। ये इनका पर्सनल व्यू है, तो इस पे ज्यादा हम किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना जाके आर्टिकल की चीजों को अडेप्ट करेंगे। द इनिशिएटिव में फेल ड्यू टू कंट्राडिक्शन इन द ड्राफ्ट रेगुलेशन। वो कह रहे हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर के जो एनईपी पॉलिसी है उसमें कुछ और है और ड्राफ्ट रेगुलेशन में कुछ और लिखा गया है, और कुछ चीजें वो हाईलाइट कर रहे हैं, उसको समझते हैं। ना वो कह रहे हैं बहुत लंबे समय से इंटरनेशनलाइजेशन का जो ये एस्पेक्ट है जो हम हायर एजुकेशन में लाना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज विदेशों में खुले और विदेशी यूनिवर्सिटीज हमारे देश में खुले, वो लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ना होने की वजह से और गवर्नमेंट के जो प्रॉपर गाइडलाइंस के ना होने की वजह से ये अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। साथ ही साथ वो कंसर्न्स उठा रहे हैं कि कंसर्न्स क्या क्या हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए रेगुलेशन पास करने के पहले। पहला तो है कि हमको एक्सीलेंस को प्रमोट करना है बच्चों में, साथ ही साथ जो प्रिवेंटिंग माल प्रैक्टिसेस हैं अथॉरिटीज की और जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो उनके प्रमोशन को रोकती हैं, उसको देखना चाहिए। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है बच्चों का, कि हम चाहते हैं कि हम उनके नेशनल इंटरेस्ट को और उनकी जो एक्सपोजर है एजुकेशन को लेकर के उस इंटरेस्ट को सेव कर पाए, ये भी हमारा मेजर कंसर्न होना चाहिए। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो हमारे प्रिजर्विंग प्योरिटी है ऑफ इंडिया, इंडिया की जो एसेंस है, जो कल्चर है, अभी फिलहाल के लिए कह रहे हैं प्रेजेंट में जो इंडियन कल्चर है वो पॉलिटिकल डिस्पेंशन में कहीं जाके इम्पैक्ट हो रहा है, वो एक पार्ट बनता जा रहा है पॉलिटिकल डिस्पेंशन का। ध्यान दीजिए कि रिलीजियस चीजें बहुत ज्यादा प्रोमलगेट हो रही है कंट्री के अंदर, साथ ही साथ कल्चरल और एथनिक ग्रुप ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो उनके कल्चर और रिलीजन को इम्पैक्ट करती है। तो इन सब चीजों को भी एड्रेस करना चाहिए, सो दैट कि हम किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ भी ऐसी ही चीज से नेगेटिव चीजें ना क्रिएट करें। मतलब यूनिवर्सिटी तो फॉरेनर है, यहाँ पर आई इंडियन कल्चर को इम्पैक्ट कर रही है, फिर कहेंगे इसको बंद करो क्योंकि हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो कल्चरल एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट दोनों को देख करके ही हमें किसी चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कंसर्न्स है। साथ ही साथ पॉलिसी प्लानर्स ये चाहते हैं कि हमको पूरी तरीके से फ्रेमवर्क भी हम बना लें,
ताकि हमें अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज मिले, साथ ही साथ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसा ना हो जो रात के रात ऊपर चली जाए, मतलब आगे बढ़ जाए और हमारी जो टारगेट है उसको अचीव ना करें। तो दोनों तरीके से हम एक वॉच डॉग की तरह काम करना चाहते हैं, प्लस और माइनस दोनों तरीके से। क्या वो हो सकता है? ये कंसर्न है। समझाते हैं कि कि यूनिवर्सिटीज जो बाहर से यहाँ आने वाली यूनिवर्सिटीज हैं, उनका सबसे पहले क्या है, अपनी रैंकिंग और रेपुटेशन को लेकर के कुछ ग्रीवेंसेस, कुछ एप्रीहेंशंस हैं कि जैसा वो ऑफशोर में काम करती हैं, अपने शहर अपने देश में जैसा काम करती है, क्या वो यहाँ कर पाएंगी। और साथ ही साथ अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं हायर एजुकेशन वाले, वो नॉन फॉर प्रॉफिट पर काम करते हैं और उनको अपने देश में ला करके उनको लीजिंग पे लैंड देना, उनके जो कैंपसेस के इंस्टीट्यूशंस या कोर्सेज को इंस्टीट्यूशंस में कवर करना और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर देना अपने आप में एक बात है, क्योंकि जैसी ऑटोनॉमी वो अपने देश में एंजॉय करते हैं, क्या वो यहाँ कर पाएंगे, क्या हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, ये भी कंसर्न है। साथ ही साथ जो एनईपी में उन्होंने कहा था कि सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज को हम अपने देश में लेके आएंगे, पर जो ड्राफ्ट है, जो समय ध्यान दीजिएगा, एनईपी में कहा गया था कि 100 यूनिवर्सिटीज, जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है, हम चाहते हैं कि वो इंडिया में ऑपरेट करें। पर रेगुलेशन कहता है, ड्राफ्ट जो बन के आया वो कहता है कि 500 यूनिवर्सिटीज को इसमें होना चाहिए, अट्रैक्ट करेंगे और टॉप विश्व की 500 यूनिवर्सिटीज को लेकर के आएंगे। तो इसमें कुछ रद्दोबदल हो गया है या हो रहा है, वो भी कंसर्न है ना। इवन दो द एनईपी फेवर्ड अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो यूजीसी के अंडर में आता है, तो यूजीसी क्या बायस है कि अनबायस है, कि यूजीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, उनके नियम कायदे कानून यूजीसी के साथ में है। तो क्या वो फेयर असेसमेंट कर पाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी को लाना है, किस यूनिवर्सिटी को नहीं लाना है, ये भी अपने आप में इम्पैक्ट है, ये कंसर्न है। आगे उसी को बता रहे हैं कि एनईपी में कहा गया था कि हम 100 यूनिवर्सिटीज को लाएंगे, रेगुलेशन कहता है 500 यूनिवर्सिटीज को लाएंगे, तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है। साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्सिटीज का, आपने कहा आप अपने हिसाब से फीस तय कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोर्स करिकुलम फिक्स कर सकते हैं। तो यूजीसी की पावर कैसे जाए, कहाँ चली जाएगी? अगर वो खुद ही कर पाएंगे तो क्या वो अनबायस तरीके से यूजीसी उनसे हैंडल कर पाएगी? ये भी एक समस्या है, कंसर्न है। अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन दे रहे हैं वो इस नई पॉलिसी या ड्राफ्ट बिल को लेकर के, कि वो कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी जेपरडाइज करने में एक बड़ा हाथ निभा सकते हैं, रोल निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं उनके डिमांड और एनालिसिस और क्वालिटी अलग तरीके की होगी, पर हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो स्टडी प्रोग्राम है वो भी मेंटेन रहे और हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी जेपरडाइज ना हो और हायर एजुकेशन में भी हम आगे निकल जाए। ध्यान दीजिए, सपोज करिए यूरोप की यूनिवर्सिटी है और इंडिया में आके स्टैब्लिश होना चाहती है, तो अपने वो यूरोपियन कल्चर के साथ साथ वहां की ऑटोनॉमी भी इंजॉय करेगी और यहाँ पर आकर के अपना कोर्स करिकुलम भी डिजाइन करके आप पे थोपने की कोशिश करेगी। उस केस में आप क्या करोगे? कॉन्ट्रडिक्शन है। नाउ उसके साथ वो कह रहे हैं कि यूजीसी की जो कंडीशनैलिटीज हैं, इंडियन गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या कोई यूनिवर्सिटी आपके एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एक्सेप्ट करेगी या डिस्प्यूट की समस्या शुरू हो जाएगी? इसको भी अभी इस पे कोई काम नहीं किया गया है। वो कह रहे हैं द प्रोविजन दैट फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मस्ट नॉट डू एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द सोवरेनिटी, मतलब आपकी संप्रभुता के अगेंस्ट और भारत की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट आप कोई भी यूनिवर्सिटी काम ना करे, ऐसा आपकी एक्सपेक्टेशन है, पर क्या रियल में वो पॉसिबल है? इस पे वो सवाल उठा रहे हैं और ये कॉन्ट्रडिक्शन है। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं इंडिया इज सो कीन ऑन फॉरेन हायर एजुकेशन, ऐसा क्या है कि इंडिया फॉरेन हायर एजुकेशन पे इतना ज्यादा कीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल का। वो कह रहे हैं कि सरकार ने कहा अपनी ब्रीफिंग में कि जो पैसा फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जाता है, जो 28 से 30 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज का है, उसको हम रोकना चाहते हैं। पर जो नंबर्स हैं रेमिटेंसेस के, जो बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को जाते हैं, आरबीआई के हिसाब से वो नंबर्स काफी कम है। 5.165 बिलियन का नंबर है और आपने कहा कि 28.30 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज है। तो वो कहना क्या चाह रही है, 5.165 एजुकेशन में तो है, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो वहां पे वर्क वीजा के लिए भी जाते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटीज के लिए भी जाते हैं। मतलब सारा पैसा जो बाहर जा रहा है फॉरेन कंट्रीज में रेमिटेंस के थ्रू, वो सारा का सारा एजुकेशन नहीं है। मतलब आपने इसमें स्टडी नहीं करी कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं पढ़ाई के अलावा जिसकी वजह से इंडियंस बाहर जा रहे हैं। क्या उनको काम की जरूरत है, क्या वो करियर प्रोस्पेक्ट की वजह से जा रहे हैं? ये भी एस्पेक्ट है जो सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज के यहाँ लाने से पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको अपना एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई यूनिवर्सिटी यहाँ आके एजुकेशन देगी, जो फीस सपोज करिए वहां पे $100 में आ रही थी, अब वो यहाँ पे $50 में आप 50,000 रुपीज में अवेल कर रहे हो आप, तो उस केस में आपको एम्प्लॉयमेंट भी तो आगे ले जाना पड़ेगा।
अगर ऐसा नहीं करोगे तो सवाल वहीं का वहीं आता है कि यूनिवर्सिटीज को अपनी रैंकिंग और अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ आने से डर लग रहा है, जो अभी का सिनेरियो है, या डर लगता है, तो वो कैसे केटर होगा? मतलब उनकी तो रेपुटेशन गिर जाएगी ना। जो विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी यहाँ आएगी, तो वो चाहती है कि हम उनको पढ़ाई दे, एजुकेशन दें, और उसके बाद उनको जॉब मिले और रिसर्च करें। तो उसके बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिसाइड नहीं हुआ है, इसको वो हाईलाइट कर रहा है, ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है ना। अब समझते हैं कि जो तो इस आर्टिकल में जो हमारे लिए समझने वाला पूरा आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर GS1 के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्री के पर्पज से जो रेगुलेशन ड्राफ्ट बिल है, इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए, आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का आर्टिकल है हमारा न्यू अप्रोच फॉर डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स, जो ये अपराजिता भारती और निखिल अय्यर ने आर्टिकल लिखा है। और इन्होंने जो अभी लेटेस्ट बिल, जो ड्राफ्ट बिल है DPDP पे, उसमें कुछ चीजें हाईलाइट करी हैं। ये कहना चाह रही हैं कि जो बिल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए इंटरनेट का, उस वो देने के पहले पेरेंट्स का मैंडेटरी कंसेंट होना जरूरी है। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ये बिल का नाम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आप बच्चे को एक्सपोजर दिया जा रहा है 18 साल से कम उम्र के बच्चे को, तो पेरेंटल कंसेंट होना जरूरी है। तो इस केस में वो कह रही है कुछ चीजें हैं जो हमें समझने वाली हैं इंपॉर्टेंटली, कि इससे क्या होगा जब कि डेटा जब किसी को आप कंसेंट देते हो तो आपको उसे वेरीफाई भी कराना पड़ेगा, और वेरीफाई कराने के लिए आपको अपना ID प्रूफ, फेशियल रिकॉग्निशन और वेरिफिकेशन स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, जिससे डेटा ब्रीच की और आइडेंटिटी थेफ्ट की सिचुएशन बढ़ जाएगी। कि वो कह रही है जबरदस्ती का, अननेसेसरी का हम वेरिफिकेशन डेटा का जो वेरिफिकेशन कलेक्शन और डेटा वेरिफिकेशन क्यों बढ़ाना चाहिए इस बिल के माध्यम से, क्योंकि आप जो कंसेंट दे रहे हो उस केस में 18 साल से कम बच्चों में सब में आपको हर लेवल पे कंसेंट चाहिए पेरेंट्स की, तो सारा बर्डन पेरेंट्स पे आ रहा है और वेरिफिकेशन की एक जद्दोजहद और बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने एक ब्लैंकेट रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया है सारे बच्चों को। आप देखें कि ब्लैंकेट बैन है। आपने कहा कि सीधे 18 साल से कम बच्चों में सबके लिए ऐसा होना चाहिए, पर आपने ये नहीं सोचा कि इसका इम्प्लीकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, कि हम जबरदस्ती का एक राइट टू प्राइवेसी का जो इशू है उसको और एनहांस कर रहे हैं डेटा को प्रोवाइड करके लोगों को। इससे क्या होगा, ये आगे रिस्क क्रिएट करेगा जो डेटा ब्रीच और आइडेंटिटी थेफ्ट के इशू को उजागर करता है। साथ ही साथ वो कह रही हैं कि ब्लैंकेट बैंक की जगह आप रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाइए, जैसे कि आप एज वेरिफिकेशन की जगह आप उम्र 13 साल कर दीजिए बच्चों की, और एक किसी स्पेसिफिक डिजाइन के प्रोडक्ट या फिर ऑब्लिगेशन को ले आइए, जिससे क्या होगा कि बच्चों को जो डिजाइन, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेटर डिजाइन करें बच्चों के प्रकार के जो वेबसाइट्स हैं, या उनके लेवल का कोई प्रोडक्ट बनाए, जिससे क्या होगा, जिसको वो एक्सेस भी कर सकते हैं और कोई वेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स या कोई ऐसा टूल क्रिएट करें जिससे कि वेरिफिकेशन की जरूरत भी ना पड़े, बच्चों को हार्म भी ना हो, और उनका इंटरनेट एक्सपोजर का पॉइंट भी क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ वो कह रही हैं कि जो प्रोटेक्शन, जो हम बच्चों को जो रिस्क है ना, एक्चुअली रिस्क क्या है कि जब कोई भी कम उम्र का बच्चा नेट पे जाता है तो उसे किसी भी तरीके की कोई भी चीज दिख जाती है जो उसके लिए ठीक है या नहीं, दोनों चीजों में। पर समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें उनको बच्चों को ऑनलाइन एक्सपोजर तो देना ही है, ऐसा तो नहीं है उसको बिल्कुल ही बैन करना है। तो हम क्यों ना एक कस्टमाइज अप्रोच लें, रिस्क बेस्ड अप्रोच लें, जिससे बच्चों को एक्सपोजर भी मिल जाए और हमारा जो रिस्क वाला फैक्टर है वो भी कम हो जाए ना। कुछ चीजें सजेस्ट कर रही हैं। वो कह रही है कि सर्वे हमें कराने चाहिए। कैसे सर्वे कराने चाहिए, कि जैसे US और UK में ऐसा हुआ है कि उन्होंने कुछ डिजाइन कोड्स बनाए हैं, अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड्स एज के हिसाब से, कि उनको लगाने के बाद ही कोई बच्चा नेट पे एक्सपोजर ले सकता है, और उस केस में किसी वेरिफिकेशन की या फिर किसी भी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो कह रही है कि गवर्नमेंट को अपने एंड से सर्वेस कंडक्ट कराने चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन हैबिट्स के, डिजिटल लिटरेसी प्रेफरेंसेस की सर्वे कराने से क्या होगा, आप कस्टमाइज चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको डेटा आप दे सकते हो कि भाई इस एज के बच्चे इतने हैं, इनको ये चीज चाहिए, ये इनकी लिटरेसी इतनी है, और इस तरह का प्रोडक्ट आप डिजाइन करिए सो दैट कि वो स्पेसिफिक कोड को यूज करते हुए नेट को एक्सेस कर लें। ये वो समझा रही है। नाउ वी मस्ट डिजाइन अ पॉलिसी इन इंडिया दैट बैलेंसेस द सेफ्टी एंड द एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन। मतलब वो कह रही है कि हमारा जो आज का टेकेड है वो बिना बच्चों के, यंग वंस की कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को इतना फ्रेंडली और इतना अच्छा बना दें ताकि हमारी जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की बजाय सोसाइटी पे आए, सिर्फ पेरेंट्स को का ही गला ना पकड़ा जाए कि आपने कंसेंट दी इसलिए ऐसा हो गया। पूरी सोसाइटी इस बात को समझे और बच्चों को भी हम एक्सपोजर दे पाए इंटरनेट का।
तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, जो आज का लास्ट आर्टिकल है। आप देखेंगे कि बहुत लेंथी आर्टिकल है और ये सेम मुद्दा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, बट इस आर्टिकल का जो मेन जिस्ट है वो समझने वाला है। नाउ इस पे सवाल उठाया गया है कि पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज सब्जेक्ट टू इंटरनेट लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन। वो कह रहा है कि क्या पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट करने की संविधान की, वो अटमोस्ट पावर है कि उसपे कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस भी हैं और कुछ पावर सुप्रीम भी है पार्लियामेंट की, उसको समझते हैं। तो पूरे आर्टिकल का जिस्ट ही इसका सोल है, अगर आप समझेंगे। पूरा आर्टिकल आप नहीं भी पढ़े तो मेरी समझ से इतना काफी है। तो कह रहे हैं कि केशवानंद भारती जजमेंट जो था उसमें बताया गया कि पार्लियामेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको संविधान अपनी पावर को यूज करके तोड़ नहीं सकती है, और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एसेंशियल फीचर है संविधान का। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट एज ए सीनियर, और ये किस उस समय की बात है जब नानी पालकीवाल जो मेजर एडवोकेट थे, और उनके समय में उन्होंने ये क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला अगर लेकर आए थे, उन्हीं के समय में जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पास हुआ था। तो केशवानंद भारती केस में ये चीज निकल के आई थी, ये दोनों एक साथ है। नाउ जो अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है प्री और मेंस के पर्पस से, ध्यान दीजिएगा जो आर्टिकल है ना, ये जो ये भी मुद्दा चल रहा है कॉलेजियम वाला और संविधान वाला, ये हमारे GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है, GS2 के लिए। और साथ ही साथ ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव पावर की लड़ाई है जिसपे सवाल बनना तय है। ना प्री के पर्पस से क्या लिखा है यहाँ पे कि 25वां जो अमेंडमेंट है वो कहता है 31C में कि डायरेक्टिव DPSP को 39B और C में संविधान को इम्प्लीमेंट करने का पूरा अधिकार है। संविधान इम्प्लीमेंट करता है 31वीं C के आर्टिकल में क्या DPSP का 39B और 39C, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना संविधान का अटमोस्ट अधिकार है। और ये अमेंडमेंट कहता है 25वां, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ वो ये कहता है अमेंडमेंट की द लॉ इनेक्टेड विद इट्स ऑब्जेक्टिव, जो लॉ इनेक्ट किया जाए अगर उसका ऑब्जेक्टिव है, कैन नॉट बी डीम्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट वाज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। वो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट का मतलब है कि जो भी लॉ इनेक्ट किया जाएगा विद दिस ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी, किस ऑब्जेक्टिव को, DPSP के अंदर कोई भी लॉ अगर इनेक्ट किया जाता है DPSP के अंदर, तो वो इस हाल में इनकंसिस्टेंट नहीं माना जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इसका मतलब DPSP फंडामेंटल राइट से भी ऊपर है। Now, the later half of 31C added that such a law would be outside judicial review, और 31C कहता है कि ये जो नियम अप्लाई हो रहा है ना DPSP का, वो जुडिशियल रिव्यू से ऊपर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर यहाँ काम नहीं कर सकती। इन शॉर्ट, द अमेंडमेंट गिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्राइमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एपेक्स कोर्ट। मतलब ये जो DPSP की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट का, उससे भी ऊपर है। समझने वाली बात है। Now 13th judge bench invalidated the part of 31C which took away the power of judicial review of the court। 13 जज बेंच ने इनवैलिड करार दिया 31C के पार्ट को, जिसमें वो कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो वैलिड नहीं है, उसको छीनता था वो राइट, उसको इनवैलिड करार दे दिया 13 बेंच की जज की बेंच ने। लेकिन संविधान में ये चीजें कही गई हैं। ठीक है। Now the basic structure और framework of the constitution is its living spirit। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसका आधार है, वो सोल है, वो आत्मा है, और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इस पे हम बहुत समय से आर्टिकल देख रहे हैं। तो प्री के पर्पस से ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको देखिए, उसको इनवैलिड करार दिया वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन क्या संविधान में इसको कहा गया है? तो यस, संविधान में इसमें कहा गया है कि कोई भी लॉ इनेक्ट किया जाता है DPSP के अंदर, वो इस टर्म पे इनकंसिस्टेंट करार नहीं दिया जा सकता कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्शन फंडामेंटल राइट्स का और DPSP का, इस पे एक सवाल मेन से पूछा भी जा चुका है, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये थे हमारे आज की आर्टिकल। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे, और ये नया सिस्टम जो मैंने प्रेजेंटेशन का लिया है ये भी आपको पसंद आया होगा। तो गिव मी अ कमेंट बैक, गिव मी अ बिग थम्स अप, और मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद।